कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन नहीं कि हम बात करते हैं अभी कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, निकालेंगे भी, फाइंड आउट भी करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे आई बराबर हमने अभी पढ़ा ए वी डी एन ई, ये दिमाग हमारे, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। अगर मैं करूँ करंट का क्या फॉर्मूला था, डी क्यू बाई डी टू के साथ आई बराबर ए वी डी एन ई, तो ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है अच्छे से। अदर देन दिस, पहले हमारे दिमाग में थॉट आनी चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस को सिंपल सिंपल कहते हैं, हमने इतना तो हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस होता है, कुछ होता है। तो जैसे ही हमें पता चल रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है बाधक, थोड़ा किसी को ना रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। किस चीज के रेजिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो क्यों हो रहा था, जब शुरू शुरू में समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए, क्योंकि हम बैटरी की जब बात करते हैं तो वोल्टेज की ही बात करते हैं। और हमें जो हमारा सिंपल एम्पियर लॉ है वो हमें पता भी है, P इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, माय बैड, कुछ बच्चे पकड़ लेंगे यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ नहीं, इसे क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ठीक है, वो हम आगे करते हैं, समझेंगे कि कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पहला पता चल गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये हमें फॉर्मूला लर्न करना है, ये हमारी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब अगली चीज हम क्या लेंगे, हमने ले लिया एक्सप्रेशन फॉर बी डी, तो इसको हम हेडिंग डालेंगे जल्दी से। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन समझते जाएंगे एक एक चीज, ठीक है। और अगर कोई चीजें रफ है ना, तो आप फेयर टाइप में ही लिख लो, अपने नोट्स बनाना जरूरी है, और चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो बड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ा आराम से समझो। सपोज करो, सपोज 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 एक, ये हमने दोबारा से वो वाला फिगर बना लेते हैं। वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक तो हमें हिचकिचाना नहीं है, आलस नहीं करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि जेई की तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई बात नहीं, हम तो कठिन कठिन क्वेश्चन हाल सोल्व कर सकते हैं अपने दिमाग का यूज लेके। कुछ लोगों, कुछ बच्चों को इस पे भी होता है, दिमाग में ना घमंड होता है इस चीज का, कि हम तो डायरेक्ट समझ लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमें ये सब लिखने की क्या जरूरत है। भाई सुनो, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जरूरत है। बोर्ड देने नहीं देने हैं, पास होना है, हाँ कट ऑफ के लिए होना है, लेकिन करना तो है ही ना, तो बस उसके लिए करो। ठीक है, आई इक्वल्स टू ए बी डी, यानी ये पता चल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी जा रही है इनको, ई और वी डी, तो इनके टर्म्स में अब मैं इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स निकालूं, तो मेन बात तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फोर्स बराबर क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है ना, अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक आना चाहिए, अब यहाँ पे यूज होगा अच्छे से। ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो सपोज करो माइनस ई, इसका क्या है, चार्ज है। फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, याद है, इंटू टी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको अच्छे से डिटेल में करके लिख लेना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख ही देता हूँ यार, 2 सेकंड की बात है, वरना कहोगे सर तो खुद आलस करते हैं और हमसे कह रहे हैं कि आलस मत किया करो। चलो जल्दी से लिख लिया। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो द क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ई ई बाई एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये बात क्लियर होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बता सकता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना होता है, किसी को नहीं पता, कन खजूरो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाल पता होना चाहिए। चलो किस किस डायमेंशन में होता है, कितने टर्म्स में होता है, उतना ही बता दो। 10⁻³ में होता है, ये बात हमें पता होना चाहिए। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता है तुम लोगों को, कैसे काम बनेगा। 9.1 इंटू 10⁻³ तो इसका होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर ही बराबर होता है, जो कि हमारा कितना होता है, 1.6। 1.6, आगे की डायमेंशन याद करना चाहो तो कर लो, मैं नहीं करता, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर सकते हो। ये हमारे एटॉमिक फिजिक्स में पड़ेगी तो हम अच्छे से कर लेंगे। -27 kg, तो थोड़ा अंतर रहता है इनमें, 10⁻⁻4 का डिफरेंस रहता है। समहाउ 10 की पावर उसका रहता है, 3 का ही रहता है एक्चुअली देखा जाए तो। चलो आगे, हाँ बात यह है कि इतना होता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। लेट से एक्सेलरेशन में पता है, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालना है एट आफ्टर, सपोज करो आफ्टर टाइम टी, टाइम टी हो गया तो हमारी जो वेलोसिटी का वो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। u कितना, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने इनिशियली मानी है, ठीक है। इनिशियली तो यही होगी ना, इक्वल्स टू ई ई टाइम्स बाई एम इंटू टी।
अब देखो यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है ए और टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये ले रहे हैं एवरेजिंग, ये हमने एट इंस्टेंट लिखी है, आफ्टर टाइम टी पे कोई एक टाइम टी था उस पे हमने ले ली। नाउ एवरेजिंग ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना, अभी एक ही वेलोसिटी, एक ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात हो रही थी, समझ में आया? अभी किसकी बात हो रही थी? ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इतना तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो हमने कर दिया, तो हम एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, सबको पता है, सबको पता है, इनिशियली सबको समझाया गया है, अगर नहीं समझाया गया तो भाई समझ लो। इसका भी एवरेज कर दिया, माइनस ई ई, ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें क्या ही एवरेज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम का बस एवरेज हो जाएगा, तो टाइम का भी एवरेज हो गया। तो हमारा जो वीडी होगा, अब यहाँ पे समझेंगे कैसे होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज यहाँ पे क्या है, वीडी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी तो ही होती है फाइनली, और ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारा एवरेज क्या होता है, स्पीड आरएमएस जो इनिशियली है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका एवरेजिंग करेंगे। एवरेज वेलोसिटी अभी हमने दिखाया था ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, ठीक, वो जीरो हो गई, और बाकी क्या बचा, माइनस ई ई बाई टाउ, ई वी ई बाई एम, और ये जो एवरेज करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं टाउ, टाउ को क्या लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो इसको हम टाउ करके लिख देंगे, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब इसको भी डिफाइन करेंगे, वैसे ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ उसको क्या बोलते हैं, कैसे करके डिफाइन करेंगे। तो बस ये ध्यान रखो, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, और ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो, तो ई भी हो गई। बाकी हमारा जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम को हमने डिफाइन किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन, बिटवीन व्हाट, टू सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं इन चीजों को, तो ये बस आपको याद रखना है। तो वी डी स्कल जो हमारा आ गया, ये टर्म, ये टर्मिनोलॉजी आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है कि ऐसा क्यों हुआ होगा भाई। तो मैं नेक्स्ट पेज कर लिया है मैंने, कोई बात नहीं, आपका अगर सेम ही पेज पे चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से हम खेलेंगे। तो आई इक्वल्स टू हमने लिखा ए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उस फर्स्ट इक्वेशन से लेके आओ ए, वीडी, वीडी क्या है, यहां से मैं वीडी को क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसमें, इन इक्वेशन वन। तो जल्दी से करो, इन इक्वेशन वन मैंने सब्स्टिट्यूट किया, आई बराबर ए वी डी, वी डी को क्या कर दिया, ई ई बाई टाउ, ई ई बाई एम इंटू टाउ, और एन ई तो अपने पता ही है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो आई बराबर ये आ गया। अब हमारी ये मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई, पहले तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, इसको थोड़ा कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ये बनी, थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब थर्ड इक्वेशन जब ये बन के आ गई हमारी, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। इतना सबको समझ में आ गया होगा जहां तक है मेरे हिसाब से, और नहीं आया है तो फिर करेंगे। अब देखो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज वी नो, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज वी नो ई इक्वल्स टू, सबको पता होता है, नहीं पता होता है तो पता करो, ऐसा करके याद कर लो। V इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, E डॉट डी एल होता है, पता है, dv इक्वल्स टू E डॉट डी एल होता है। सपोज करो V इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू एल हो गया, ये निकल के आया एक टर्म, चौथी इक्वेशन मान ली इसमें। अब हमने क्या करा, इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन थ्री, चलिए करते आएंगे हमारे साथ, लेट नहीं करना है, आई बनना है ना, तो जल्दी करो जल्दी करो। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि हमें फाइनल जो टर्म चाहिए थी ना, जो टर्मिनोलॉजी चाहिए थी, वो हमें इन्हीं में चाहिए थी एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में चाहिए। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी डी यानी था। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर को इक्वेशन में रख देंगे, आई इक्वल्स टू ए को ए ही रहने दिया, ई ई बाई एम इंटू टाउ, तो टाउ ई रहा। अब ई की जगह हमने एक चीज कर दी ना कन्वर्ट, ई को हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन एल, टाउ का टाउ रहा, एन ई, ठीक है। अब हम ई और वी को ले लेंगे, तो देखो आई बराबर हमारा जो निकल के आएगा, वी को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी टर्म्स में जल्दी जल्दी करके देख लो, ई
ए ई अपॉन एम एल, ई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ई दो साइड है हमारे, ये देख रहे होंगे आपको, एक ही ये बचा है, एक ही ये बचा है। इसके बावजूद ए ई स्क्वायर एन नंबर ऑफ, यहाँ पे एन एन हमेशा ध्यान रखना है क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एम और एल। तो ये हमारा कितना सा निकल के आ गया, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, जल्दी से आ गया। अब सबको समझ में आ गया, और बहुत कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी निकालना। और जब हमें पता होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, अगर वोल्टेज, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, यही हमारा क्या सिद्ध होता है भाई, ओम्स लॉ होता है। तो ये हमको पता है, तो जब इनको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओम्स लॉ हुआ यहाँ से। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ाएंगे तो करंट आएगा नहीं, आया समझ के नहीं, आ गया। तो V एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ बिल्कुल हो गया। अब V इक्वल्स टू, अगर हम लेट से इसको हटाते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ पे लिखते हैं I इंटू एक कांस्टेंट डिफरेंस हमने करा डेवलप, जिसको R बोलते हैं, और R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस, ठीक है, R। कोई बात नहीं। अब जो हमारी इक्वेशन जो निकल के आई है, ये लास्ट वाली, बिल्कुल लास्ट वाली, इसको ब्रैकेट में डाल के हम इक्वेशन कितनी लिख लें, अगर चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो बस हमें हाईलाइट करनी है वैसे तो, फिफ्थ इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इधर नहीं लिखना है तो इधर से करके देख लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू I, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ml अपॉन ए ई स्क्वायर इंटू एन इंटू वॉट, टाउ भी बचा था हमारा, हमने टाउ यहाँ पे मिस करा है कि नहीं करा, किसी ने नहीं पकड़ा, सब के सब पकड़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, पकड़ लिया होगा आपने, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, तो आप लोग कर लोगे IIT, आई नो दैट। तो चलो, एम एल अपॉन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। और कुछ बचा, कुछ बचा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर जी एन छोड़ दिया इधर, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं एन इंटू टाउ, ये हो गया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारा आर आया, वो क्या निकल के आ रहा है हमारा, हम लिख लेंगे आराम से, एम एल अपॉन ए ई स्क्वायर एन, स्क्वायर को अच्छे से लिख लो ताकि भाई डिफाइन कर पाऊं, एन इंटू टाउ, ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस निकल के आ गया, सबको पता है। तो जब रेजिस्टेंस निकल के आया मेरे मालिक, तो फिर हम कन्वर्ट किस में करेंगे, अब हमने रेजिस्टेंस को भी हमने डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस को हम लिख रहे हैं आर बराबर, ठीक है, हमने कहा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई भी कंडक्टर के लिए, इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर, ये चीज होनी चाहिए। हमने कहा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, एल लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा है और एरिया के अपोजिट हो रहा है, ये कर लिया। और हमने इसको कन्वर्ट किया आर आर को, तो आर को हमने लिख लिया, एक रेजिस्टिविटी माना, एल अपॉन ए करा। तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो 1 अपॉन सिग्मा होती है, जो कि कंडक्टिविटी की उल्टी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब पता क्या होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि जो एक ये ना, एक किसी की भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये कांस्टेंट होती है, और ये ना एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, जिसको हम अभी डिफाइन करते हैं, ये प्रॉपर्टी कैसी होती है उसको भी डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंट करती है। वो एक मटेरियल का एक टाइप होता है, अलग अलग टाइप का, जैसे सपोज करो हमने कॉपर वायर ले लिया, तो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी एक सेम रहेगी, लेंथ और एरिया हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग टाइप पे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगी एक वायर की, एक मटेरियल की, वो कांस्टेंट रहती है। तो रो अपॉन 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जस्ट उल्टी है, रेजिस्टिविटी रोकने में मदद करती है, कंडक्टिविटी फ्लो करने में मदद करती है, तो इसकी उल्टी होगी, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हमें पता चल गया, और आर बराबर रो एल अपॉन ए, और रो को हम आराम से क्या लिख सकते हैं, एम, क्योंकि हमने एल अपॉन ए इधर से निकाल लेना है, तो यहाँ से देखो नोट करके लिख लो, एम अपॉन ए ई स्क्वायर इंटू एन, और ए नहीं होगा यहाँ पे, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, एक, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन हो चुकी है आराम से, बहुत अच्छे से हो गई, रेसिस्टिविटी हो गया, सिग्मा हो गया। अब बस यहाँ पे हमें कुछ करने की और जरूरत थी ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे काम हो गया। एक मोबिलिटी और टर्म होता है, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो अच्छे से कर सकते हैं। मोबिलिटी नथिंग बट, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, वी डी
अपॉन ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ये, इसको ना हम जो हमारा सेमी कंडक्टर उसमें हमारा थोड़ा यूज होता है मोबिलिटी का, वरना यहाँ तो कोई इतना होता नहीं है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हमारी क्या, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी यहां से डिफाइन हो गया। मैं आपको सारे टर्म्स बताता हूँ, कुछ छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। टाइम जरूर लग जाएगा चीजों को, और अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है तो फास्ट करके भी दे सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो। और शॉर्ट नोट्स वाली अगर मैं आपसे कहूँगा ना एक बार रिवाइज करा दो, रिवाइज भी जल्दी करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर यहाँ पे हमारा आ चुका। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, मतलब डिफाइन कर लेते हैं आप लोगों के। आर डिपेंड्स ऑन किस पे करता है, जल्दी जल्दी लिखो। आर डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्री ऑफ, किस पे, ज्योमेट्री ऑफ वायर, जो कि क्या है हमारी, एल है और ए है बेसिकली। सेकंड, रो भी तो है, मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, सपोज ये इनके टर्म्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। थर्ड होता है हमारा टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परे अच्छा देखो, टेम्परेचर की यहाँ पे कोई टर्म है नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। टेम्परेचर की जो टर्म होती है वो टाउ है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यहाँ पे हर बंदा मात खा जाएगा, हर बंदा। अब बताता हूँ कैसे। अभी भी अगर डेफिनेशन पता है ना हर चीज की, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सपोज करो, टाउ क्या था हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अगर मान लो कोई पार्टिकल है, अच्छा रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन पता है आप लोगों को? फिजिक्स में जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि टाइम टेकन टू अ सिस्टम, टाइम टेक्स फॉर अ सिस्टम रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने में जितना टाइम लगता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट सपोज करो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से इधर, और फिर अब वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ रहा है, तो अगर मैंने टाइम की बात करूं, तो नंबर ऑफ टू सक्सेसिव कोलाइजन की बात करी गई ना। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, नंबर ऑफ टू सक्सेसिव कोलाइजन, सॉरी नंबर नहीं, यार मैं गलती कर जाता हूँ, रोक दिया करो, वो समझ लिया करो कि सर कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं। अब हमेशा ऐसा शक होना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाउ क्या है, टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलाइजन, ठीक है, जो कि पहले ही बताया था। अरे लिख लो यार जल्दी से यार। ठीक है, अब कोलाइजन में क्या है, टाइम टेकन हमने अभी बात हुई है, तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी। तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा टाउ। तो अगर हमारा टाव कम हो गया तो हमारा क्या होता है, सपोज करो जैसे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ा तो टाव कम हुआ, और टाव कम हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, सबसे पहले तो ये बताओ। अगर टाव हमारा घटा तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो इन कंडक्टर, स्पेशली कंडक्टर में क्या होता है, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बस इसमें होता है। सेमीकंडक्टर में यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में तो कितना ही बढ़ा लो कम कर लो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसुलेटर था, इंसुलेटर उनमें बढ़ा भी लोगे तो कितना ज्यादा ही फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, कम होता है। ये हमें ध्यान रखना है, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे सेमीकंडक्टर में भी इन चीजों को पढ़ेंगे। इतना बस याद रख लो, कोष्टक में मार दो, ब्रैकेट में लगा लो, जो चाहे वो कर लो इसके साथ, बस याद रख लो, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया, तो आर डिपेंड्स ऑन, तो आर बराबर हमारा क्लियर हो चुका है सारा। आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतना काफी है अभी समझाने के लिए इस वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, एंड मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा आई थिंक, जैसे भी देखता हूँ मैं, जो भी मुझे अकॉर्डिंगली लगेगा। तो यही है कि रेजिस्टेंस के बारे में अब पता चल गया आपको, लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस इसमें एक चीज और है, अगर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करना है तो मैं एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझा देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करूं मैं, तो कोई इतना कोई काम तो है नहीं वैसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है भाई, अल्फा को डिफाइन कर रहे हैं, तो अल्फा को डिफाइन करते हो तो ऐसे करके कुछ लिखते हैं, आपको ये थोड़ा याद रख लेना है। रेजिस्टिविटी है डी रो बाई डी टी, ऐसे करके कुछ करना है।
ये टर्म आप ना उससे भी देख सकते हो, एनसीईआरटी से। एक काम करो, आप एनसीईआरटी में पढ़ के आओ, और फिर अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर हम करते हैं इसको, हम पता क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कुछ कुछ चीजें ना एनसीईआरटी जो फिजिक्स की है ना, वो थोड़ी सी हार्ड तो है। अगर आप वो उसे भी अगर वो आपको समझ में आ रही है तो आप ये मान लो बहुत आपकी जो राइटिंग पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगी। क्योंकि उसमें बहुत लेंथी लेंथी चीजें दे रखी हैं, बिल्कुल कोर में जाके कोर बात करी जा रही है, इतना तो चाहिए भी नहीं होता है जेई मेंस की तैयारी के लिए स्पेशली। तो अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन आता है वो मैं भी आपको डिफाइन करके बता देता हूँ। ρ2 बराबर ρ1 ई की पावर अल्फा T2 माइनस T1 आता है। जो हमारा रेजिस्टिविटी का हमारा जो रिलेशन होता है टेम्परेचर से, वो हमारा ऐसा कुछ आता है। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो बस यहाँ से दिमाग में होता है। और अल्फा जो होता है वो हमारा जो टर्म होता है वो 10 की पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड की श्रेणी में आता है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, अगर मैं डिफाइन करूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस हिसाब से आपको करना है। लेकिन सिंपल रेजिस्टेंस में जब बात करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू R1, जो कि सेम ही है, इक्वली मानना आप इसे, मैं इक्वलेंट करके लिख देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ऐसा कब करते हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम इसमें कर लेते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसको सेम ही ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक इतना बहुत है, इनफ है वीडियो के लिए। और करंट इक्वल टू हमें पता ही चल गया। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर कोर में उतरेंगे, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग टाइप पे, व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा सा पहले ऑलरेडी पढ़ो, जिससे ना आपकी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहेगी। आपको क्वेश्चनिंग अगर करना आ गया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाई थी जो कि बहुत सिंपल, जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता था, जिनको आता था आई थिंक उनके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझाएंगे ना तो मजा आता है। लेकिन अगर आपको आती है तो आपको तो नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है, अगर आपको बेसिक आता है तो। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको समझ में आया, अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो यू कैन मेंशन इन दैट कमेंट एज वेल। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस। एंड कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, एनी लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप बता सकते हो। नीट वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक के लिए चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन एज वेल एज ऑन अनदर टॉपिक ऑल्सो, अदर टॉपिक्स लाइक कोई भी चीज रैंडम आपको हाइड्रोडायनेमिक्स में चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में चाहिए, डू कमेंट, जिससे मुझे पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ लवली डे। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। और बस मैं बताना चाहता हूँ, बस प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये फिजिक्स की एनसीईआरटी, सॉरी अरिहंत की है। अगर आपके पास ये है तो आपको ना बहुत ज्यादा, एक होता है हैंड बुक क्यों बोला जाता है, हाथ में है तो अच्छे से आप यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो कोई प्रमोशन नहीं है और ना कुछ ऐसा है, लेकिन बट बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद यूज किया। थैंक यू। आई थिंक लंबी हो गई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।